साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर दें, ठीक है। आज हम दोस्तों भाषा विज्ञान के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। और ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब इसका अनुवाद आपको बताना है कि इसका पारिभाषिक शब्दावली में दोस्तों इसका अर्थ क्या होगा, वो आपको बताना है। जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। और दोस्तों जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है 1 जुलाई से नया बैच स्टार्ट होने वाला है और दोस्तों 21 जून से निचोड़ क्लास स्टार्ट होने वाली है। निचोड़ हिंदी साहित्य की निचोड़ क्लास, ठीक है। तो जो भी हमारे साथी जूनियर टेट वाले हैं, पंजाब मास्टर कैडर वाले हैं, DSSB वाले हैं दोस्तों, सभी साथी TGT, PGT, HP टेट, H टेट वाले जितने भी हमारे साथी हैं सभी एडमिशन लेकर के पढ़ सकते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है ऑफिशियल लैंग्वेज। इसका दोस्तों आपको पारिभाषिक शब्दावली, इसका अर्थ आपको बताना है क्या है। राष्ट्रभाषा इसे कहेंगे, राजभाषा, लोकभाषा या संपादक क्या कहेंगे दोस्तों, हिंदी में क्या कहते हैं, इसका अनुवाद क्या होता है बताइए। ऑफिशियल लैंग्वेज प्रश्न क्रमांक 80 का आंसर सभी लोगों को बताना है, चयन करना है। ऑफिशियल लैंग्वेज राष्ट्रभाषा कहेंगे, लोकभाषा, संपादक या फिर राजभाषा, क्या कहेंगे प्रश्न क्रमांक 80 में। और आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज में दोस्तों, वो चला जाता है राजभाषा की तरफ, यानी कि आपका जो C नंबर है वो बिल्कुल सही है ना। सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसे राजभाषा कहा जाता है, राजभाषा। और आपका उत्तर चला जाता है C नंबर, ठीक है। ऐसे आपसे कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, नेशन लैंग्वेज यानी कि राष्ट्रभाषा, लोकभाषा यानी कि दोस्तों पब्लिक लैंग्वेज, ठीक है, संपर्क भाषा यानी कि दोस्तों कॉन्टैक्ट लैंग्वेज। अब यहां पर आपको बताना एडिटर, एडिटर का अनुवाद आपको बताना है हिंदी में क्या होगा। एडिटर बताइए सभी लोग। प्रश्न क्रमांक 81 में आपको चयन करना है। एडिटर के लिए क्या बोलेंगे, राजदूत बोलेंगे, अभियंता, संशोधक या फिर संपादक। इसका दोस्तों पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा एडिटर का। प्रश्न क्रमांक 81 में हमें चयन करना है। अच्छा प्रश्न है। और एडिटर के लिए अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, संपादक। क्या बोलते हैं, संपादक बोलते हैं हिंदी में इसे। और आपका उत्तर चला जाता है विकल्प नंबर D की तरफ, यानी कि D नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ट्रेनिंग बताना है आपको। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा, 82 का आंसर बताइए। एक बार सभी लोग लाइक जरूर करेंगे। और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का दोस्तों ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। ट्रेनिंग का हिंदी अनुवाद आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 82, ट्रेनिंग का हिंदी अनुवाद प्रशिक्षण, परीक्षण, परिवीक्षा या फिर रेल का चालन। और आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है। राइट आंसर है दोस्तों, ट्रेनिंग का आपसे पूछा गया था, आपने उत्तर बताया है प्रशिक्षण, यानी कि आपका जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। रिजर्वेशन आपको बताना है, रिजर्वेशन का हिंदी अनुवाद क्या होगा। रिजर्वेशन का हिंदी अनुवाद आपको बताना है अनुसंधान, आरक्षण, स्थिरीकरण या फिर आरोपण। रिजर्वेशन का अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्दावली पूछी जाती है दोस्तों, है ना। ये पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत ये शब्द आते हैं और ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और यहां पर आपका रिजर्वेशन का आपको बताना है और बिल्कुल सही आंसर चला जाता है। सभी को पता है ना कि आप ट्रेन में बोले रिजर्वेशन करने जा रहे हैं, यानी कि अपनी सीट बुक करने जा रहे हैं, रिजर्वेशन। और ये होता है दोस्तों क्या, आरक्षण। रिजर्वेशन यानी कि दोस्तों आरक्षण, आरक्षण। और B नंबर आपका बिल्कुल सही है। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर आपको बताना है ना, अपॉइंटमेंट आपको बताना है दोस्तों, अपॉइंटमेंट का हिंदी अनुवाद क्या होगा। आप बोलते कि हमें अपॉइंटमेंट मिल गया, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, तो यहां पर आपको बताना है नियुक्ति, विज्ञप्ति, आदेश या फिर अनुमोदन।
84 का आंसर सभी को बताना है। अपॉइंटमेंट मतलब क्या होगा बताइए। सभी लोग चयन करेंगे, लाइक करेंगे एक बार, और दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर करेंगे। अपनी ये रोज क्लास होती है दोस्तों 9 बजे, और अपन थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओल्ड प्रश्नों पर, प्रश्न जो आए हुए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं विभिन्न एग्जामों में, है ना। और अपॉइंटमेंट का जो दोस्तों हिंदी अनुवाद होता है वो होती है नियुक्ति। नियुक्ति यानी कि आपका जो ए नंबर है, ए नंबर वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये नंबर आपका बिल्कुल हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। रजिस्ट्रेशन का आपको बताना 85 का आंसर, रजिस्ट्रेशन का हिंदी अनुवाद क्या होगा। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों ये, है ना। रजिस्ट्रेशन का हिंदी अनुवाद आपको चयन करना है, 85 में उत्तर बताना है। बताइए सभी लोग, लाइक जरूर करिए दोस्तों, और भाषा विज्ञान को पढ़ते रहिए, है ना। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 85 में। और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। 1 जुलाई से अपन नया बैच स्टार्ट करेंगे, है ना। और 21 जून से दोस्तों हिंदी साहित्य का निचोड़ कोर्स स्टार्ट करेंगे। निचोड़ मतलब क्लासेस स्टार्ट करेंगे शाम को 6:30 बजे। एक नई क्लास स्टार्ट होगी पैड वालों की, है ना। और यहां पर रजिस्ट्रेशन का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। पंजीकरण, बोले हमने पंजीकरण करवा लिया, हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अपन बोलते ना, तो लगभग सभी लोगों को पता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर यहां पर बढ़ते हैं दोस्तों, यहां आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है आपको यहां पर चयन करना है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए, संचार माध्यमों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। विदेशों के कार्यक्रम भी भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनमें पात्र और दृश्य विदेशी हैं, केवल भाषा भारतीय है। या फिर विदेशों में भी भारतीय कार्यक्रमों को भारतीय पात्र और कथानकों के साथ वहां की भाषा में प्रसारित किया जाता है। या फिर संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि 86 का आंसर आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है बताइए, कौन सा कथन सही नहीं है 86 का आंसर। और बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने बताया है कि सर संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ये सही नहीं है। और उत्तर चला जाता है विकल्प नंबर डी की तरफ। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये आपका उत्तर सही है। और 87 का उत्तर आपको बताना है दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है। दृश्य और श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है। 4 विकल्प हैं, 4 विकल्पों को आपको पढ़ करके उत्तर बताना है। दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है, ये आपको चयन करना है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा 87 का आंसर। दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है बताइए। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर करते रहिए, शेयर जरूर करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहां पर प्रश्न आपसे पूछा गया है दृश्य श्रव्य से दोस्तों क्या अभिप्राय है, और आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है। दृश्य श्रव्य आपसे पूछा गया है, दृश्य श्रव्य, है ना। दृश्य श्रव्य यानी कि दोस्तों देखने के साथ साथ जिसे सुन भी सकें वो दृश्य श्रव्य के अंतर्गत आएगा। यानी कि आपका जो सी की तरफ उत्तर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दृश्य श्रव्य से अभिप्राय आपको पता चल गया। इनमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए। समालोचक में कौन सा गुण अथवा दोष नहीं होना चाहिए बताइए। आलोच्य विषय का सम्यक ज्ञान, है ना, ये आपको बताना है। निष्पक्षता, सहृदयता, या फिर ईर्ष्या की भावना, कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए। 88 का आंसर आपको चयन करना है। 88 का आंसर आपको बताना है कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए। और आपका बिल्कुल सही आंसर है कि सर कौन सा गुण अथवा दोष पूछा है कि समालोचक में नहीं होना चाहिए, और वो नहीं होना चाहिए कौन सा दोस्तों, ईर्ष्या की भावना। ईर्ष्या की भावना समालोचक में नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको दोस्तों डी नंबर जो है सच्चे हृदय से समालोचना करनी चाहिए। जहां जो कमी है उसको बताना चाहिए।
है ना। बाकी ईर्ष्या की भावना से दोस्तों समालोचना नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या की भावना नामक दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए। समालोचक का यह कर्तव्य होता है कि समालोचना करते समय किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोषों का सही रूप से प्रकट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा निम्न में से शब्द संचार का माध्यम नहीं है, उसे चिन्हित कीजिए। संचार का माध्यम कौन सा नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। संचार का माध्यम कौन सा नहीं है? 89 का उत्तर कौन सा नहीं है संचार का माध्यम? समाचार पत्र नहीं है, पुस्तक नहीं है, पत्र पत्रिका या फिर रेडियो। समाचार का माध्यम कौन सा नहीं है? संचार का माध्यम आपको बताना है कौन सा नहीं माना जाता, और आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है कि सर संचार का जो माध्यम है वो नहीं माना जाता। कौन सा नहीं माना जाता? समाचार पत्र, पुस्तक, पत्र पत्रिका और रेडियो, है ना। बल्कि यह दोस्तों श्रव्य संचार का माध्यम है। यहां पर रेडियो को लिया गया है ना, रेडियो को लिया गया है कि ये श्रव्य संचार का माध्यम है ना। तो यहां पर दोस्तों शब्द संचार आपसे पूछा था, शब्द संचार, है ना। तो शब्द संचार पूछा था, तो शब्द संचार का माध्यम रेडियो नहीं है ना। प्रश्न को थोड़ा सा आपको पढ़ना था बस कि शब्द संचार का माध्यम कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। और शब्द संचार का माध्यम नहीं है पूछा था, तो नहीं है आपको याद रखना था, और आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाता है दोस्तों रेडियो। रेडियो शब्द संचार का माध्यम नहीं माना जाता। बाकी समाचार पत्र, पत्र पत्रिका और पुस्तक ये शब्द संचार के माध्यम है, इनको अपन को याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन यहां पर आपको बताना है, ये रहा आपका अगला प्रश्न, निम्न में से जो श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है, उसे चिन्हित करना है आपको। श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है, उसे चिन्हित कीजिए। दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, कैसेट या फिर रेडियो। इनमें से जो श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है उसको आपको चयन करना है। करिए सभी लोग। दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, कैसेट या फिर रेडियो, कौन सा नहीं है बताएं। श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाता है कि सर टेप रिकॉर्डर श्रव्य संचार है, रेडियो है, कैसेट है, ये जो दूरदर्शन है ये श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है। यानी कि दोस्तों आपका 1 नंबर जो बिल्कुल है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ये तो दृश्य श्रव्य संचार का माध्यम है दूरदर्शन। ये दृश्य और श्रव्य दोनों आता है, मतलब दृश्य श्रव्य संचार का माध्यम है दूरदर्शन। श्रव्य संचार के माध्यम कैसेट हो गई, टेप रिकॉर्डर हो गए, रेडियो हो गए। यानी कि आपका यहां पर 1 नंबर जो है वो बिल्कुल सही है ना। दूरदर्शन श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है, यह दृश्य श्रव्य संचार का माध्यम है, जबकि टेप रिकॉर्डर, कैसेट, रेडियो आदि ये श्रव्य संचार के माध्यम है। इनको आपको याद रखना है। आप किस कथन को असंगत मानते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप किस कथन को असंगत मानते हैं बताइए। एक भाषा के साहित्य को विश्व के दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाने में अनुवाद पुल का कार्य करता है। अनुवाद के माध्यम से संसार का समस्त ज्ञान और साहित्य हमारे पास आ जाता है। अनुवाद में अनु का अर्थ है पहले दिन लिखना, बाद का अर्थ है दोस्तों उसे पुनः बाद में लिखना, लिख देना। तो ये क्या है बताइए। प्रश्न क्रमांक 91 में आपको चयन करना है कि आप किस कथन को असंगत मानते हैं। किस कथन को असंगत मानते हैं आप? और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर अनुवाद में अनु का अर्थ है पहले लिखना, बाद का अर्थ है उसे पुनः बाद में लिखना। ये दोस्तों क्या है कि आपका असंगत हो जाएगा, जो आपने बिल्कुल सही बताया है। सी नंबर आपका असंगत हो जाएगा। विकल्प सी में दिए गए कथन अनुवाद में अनु का अर्थ है दोस्तों पहले लिखना, बाद का अर्थ है उसे पुनः बाद में लिखना, असंगत है। अनुवाद में 2 शब्दों के योग से बना है अनु और बाद, जिसमें अनु का अर्थ होता है दोस्तों, अनु का अर्थ बाद में या पुनः से लिया जाता है और बाद का अर्थ है दोस्तों कथन, है ना। अतः अनुवाद का मतलब पुनः कथन होता है, पुनः कथन।
इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। बाल साहित्य के विषय में ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामों में देखने को मिलते हैं। बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? उसकी भाषा सरल सुबोध होनी चाहिए, वह बालकों के लिए प्रेरणाप्रद होना चाहिए, वह मनोरंजक और रोचक होना चाहिए, वह बालकों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए। कौन सा होता है? बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। और आपका उत्तर बिल्कुल सही जाता है कि सर बाल साहित्य के विषय में वह बालकों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। यानी कि आपका उत्तर डी की तरफ चला जाता है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। वह बालकों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए बाल साहित्य, ये कथन सही नहीं है, है ना। यहां पर याद रख लेना, यह कथन दोस्तों क्या है? बाल साहित्य के विषय में सही नहीं है। बाल साहित्य की भाषा सरल सुबोध होनी चाहिए, वह बालकों के लिए प्रेरणाप्रद होना चाहिए, है ना, वह मनोरंजक और रोचक होना चाहिए, है ना। पत्रकार मोरिस फेगस के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है 93 का। पत्रकार मोरिस फेगस के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? कौन बनाता है? संपादक बनाता है, संवाददाता बनाता है, बोधगम्य कंपोजर बनाता है, या फिर संशोधक बनाता है? कौन बनाता है दोस्तों? 93 का आंसर आपको चयन करना है। पत्रकार मोरिस फेगस के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर पाठक के लिए जो बोधगम्य बनाता है वो संपादक नहीं, संवाददाता। कौन बनाता है? संवाददाता बना देता है दोस्तों, बोधगम्य, है ना। और उत्तर आपका चला जाएगा बी नंबर, क्योंकि वह पाठकों के बीच रहकर उनकी रुचियों आदि का ज्ञान रखता है। कौन? संवाददाता। तो समाचार पत्रों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? वो बना देता है संवाददाता, है ना। संवाददाता यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अक्षरों अथवा शब्दों को जोड़ने के लिए प्रूफ रीडर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। प्रूफ रीडर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं अक्षरों अथवा शब्दों को जोड़ने के लिए? बताइए। प्रश्न क्रमांक 94। प्रूफ रीडर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अक्षरों अथवा शब्दों को जोड़ने के लिए प्रूफ रीडर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? 94 का आंसर आपको चयन करना है। और अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। आंसर आपका चला जाता है कि सर अक्षरों अथवा शब्दों को जोड़ने के लिए जो प्रूफ रीडर है वो किस चिन्ह का प्रयोग करता है? उत्तर है आपका ए नंबर। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये नंबर आपका सही है, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रूफ रीडर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो ये आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर इस प्रकार से देखते हैं दोस्तों, इन चिन्हों के माध्यम से अक्षरों शब्दों को जोड़ने के लिए प्रूफ रीडर चिन्हों का प्रयोग करते हैं, है ना। प्रूफ शोधन में प्रयुक्त होने वाले कुछ चिन्ह इस प्रकार से हैं दोस्तों, है ना। ये देखो, स्पेस डालो या जगह करो, है ना। अक्षरों को मिलाओ, एक पंक्ति में करो, नया अनुच्छेद आरंभ करो, टूटे अक्षर बदलो, कोलन लगाएं, इस प्रकार से होते हैं। और यहां पर जो दिया है है ना, यहां पर ये जो चिन्ह दिया है दोस्तों, ये वाला इस प्रकार से इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं प्रूफ रीडर संशोधन के लिए, है ना। और ये अलग अक्षरों को मिलाओ, ये
अक्षरों अथवा शब्दों को जोड़ने के लिए प्रूफ रीडर। ठीक है, तो यहां पर वो है ही नहीं उसका चिन्ह। अक्षरों अथवा शब्दों को जोड़ने के लिए प्रूफ रीडर किस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग करती है, इस प्रकार से जे, और यहां पर वो है नहीं, है ना, तो ये अलग अलग है। ठीक है, ए वाला, ये इस प्रकार से दिख रहा ना जो आपको, ये यहां पर अक्षरों को मिलाओ या जोड़ो के लिए ए। ठीक है, हाँ, ये वाला हो जाएगा। समाचार प्रमुख तत्व क्या है? समाचार का प्रमुख तत्व आपको बताना है, 95 का आंसर। समाचार का प्रमुख तत्व आपको बताना है दोस्तों, समाचार का प्रमुख तत्व क्या है? 95। समाचार का प्रमुख तत्व आपको बताना है। हां, समाचार का प्रमुख तत्व कौन सा है? रोचकता है, महत्वपूर्णता है, उत्तेजकता है, सत्यता व नवीनता है। क्या है 95 का आंसर? समाचार का प्रमुख तत्व आपको बताना है, क्या है? प्रमुख तत्व बताइए सभी लोग। समाचार का प्रमुख तत्व कौन सा है? 95। और प्रमुख तत्व में दोस्तों समाचार कैसे होनी चाहिए? सत्य व नवीन। सत्य व नवीनता दोस्तों ये समाचार का प्रमुख तत्व माना जाता है ना। तो तत्व आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका डी नंबर है, सत्यता व नवीनता, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? डेस्क के लिए समाचारों की पूर्ति कौन करता है? संपादक करते हैं। समाचारों की पूर्ति कौन करता है दोस्तों? प्रूफ रीडर करते हैं, कंपोजिटर करते हैं, रिपोर्टर करते हैं, या फिर संपादक करते हैं। डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? 96 का आंसर आपको बताना है। डेस्क के लिए समाचारों की पूर्ति कौन करता है? कौन करता है? और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर डेस्क के लिए समाचारों की जो आपूर्ति करते हैं वो रिपोर्टर करते हैं, है ना, रिपोर्टर करते हैं, रिपोर्टर। बी नंबर, रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप लोग भी रिपोर्टर बनने के लिए आवश्यक क्या है? सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार, उच्च शिक्षा व 2 भाषाओं पर अधिकार, उत्सुकता की भावना, या फिर भावुक व चंचल व्यक्तित्व। रिपोर्टर कैसे बनेंगे? जैसे आप लोग चाहें भविष्य में कि सर रिपोर्टर बनना है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है? कैसे बन पाओगे आप लोग रिपोर्टर? तो रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक होता है वो आपको बताना है। क्या आवश्यक होता है? जल्दी से बताइए, रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है, ये सभी लोग बताएंगे और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि रिपोर्टर एक तो सहज बुद्धि होनी चाहिए और भाषा पर अधिकार होना चाहिए। सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार, ये दोस्तों रिपोर्टर बनने के लिए आवश्यक है। यानी कि आपका जो ये नंबर है, ये नंबर वो बिल्कुल सही है ना। ये नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर सही है। रिपोर्टर बनने के लिए सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार होना जरूरी है। ठीक है, अब आपको बताना है भारत की सर्वप्रमुख बताना है। डॉली जी, भारत की सर्वप्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? 98 का आंसर आप लोग बताएंगे। भारत की सर्वप्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नेशनल न्यूज एजेंसी, यूनिवार्ता, या फिर हिंदुस्तान समाचार। भारत की सर्वप्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? संवाद समिति आपको बताना है 98 का आंसर। और 98 में आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि सर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये जो है दोस्तों ये एशिया की सबसे बड़ी और भारत की सर्वप्रमुख, ये क्या है? संवाद समिति है। संवाद समिति, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इनमें से कौन तत्व रेडियो विज्ञापन में नहीं होता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा तत्व
रेडियो विज्ञापन में नहीं होता दोस्तों? चित्र, वाचन, संगीत या फिर संदेश? कौन सा तत्व रेडियो विज्ञापन में नहीं होता? वाचन होता है, संगीत होता है, संदेश भी होता है, लेकिन रेडियो विज्ञापन में दोस्तों चित्र नहीं होता। चित्र नहीं होता, ये आपको याद रखना है, चित्र नहीं होता। और 99 का दोस्तों आपका जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाता है। कौन सा तत्व रेडियो विज्ञापन में नहीं होता? आपका उत्तर है ए नंबर, यानी कि चित्र। चित्र नहीं होता, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। जबकि दोस्तों वाचन, संगीत, संदेश ये सभी होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, यहां पर आ जाते हैं दोस्तों। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में डाउनलोड कर लें दोस्तों। आपका 21 जून से निचोड़ कोर्स है। निचोड़ जो दोस्तों हिंदी साहित्य का जो निचोड़ होता है वो है ना पूछा जाता है, ठीक है। अब यहां पर आपको बताना है रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कॉमर्शियल और टीवी कॉमर्शियल में क्या अंतर है। क्या अंतर है दोस्तों? रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कॉमर्शियल और टीवी कॉमर्शियल में क्या अंतर है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, 100 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभाव में होता है, जबकि टीवी में सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं। ये सही है क्या, बताइए। रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कॉमर्शियल और टीवी कॉमर्शियल में क्या अंतर है? और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभावों में होता है, जबकि टीवी में सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं। और ये नंबर आपका जो है वो बिल्कुल सही है। ये नंबर सही है दोस्तों। रेडियो में ब्रॉडकास्टिंग कॉमर्शियल और टीवी में कॉमर्शियल में दोस्तों अंतर यही है कि रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभाव में रहता है, जबकि टीवी में सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं। संचार के 2 प्रमुख रूपों दोस्तों, मुद्रित माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के विषय में जो कथन सत्य नहीं है उसको आपको पहचानना है। जो कथन सही नहीं है मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक में, बताइए। संचार के 2 प्रमुख रूपों मुद्रित माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के विषय में जो कथन सत्य नहीं है उसे हमें छांटना है दोस्तों। कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए। ये दोनों माध्यम अंततः दोस्तों मानव जाति का विनाश करेंगे, या फिर इन दोनों माध्यमों से संचार क्षेत्र में अभूतपूर्व गति आई है। कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाता है कि सर जो सही नहीं है पूछा है कि ये दोनों माध्यम अंततः मानव जाति का विनाश करेंगे, ये सही नहीं है। डी आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन दोस्तों क्या है? संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या है? 102 का आंसर आपको बताना है। सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना, सूचना को विशिष्ट वर्ग तक पहुंचाना, सूचना को पढ़े लिखे लोगों तक पहुंचाना, या फिर दोस्तों सूचना को केवल दोस्तों साहित्य प्रेमियों तक पहुंचाना, बताइए। संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या है? 102 का आंसर। और आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाता है। संचार माध्यमों का जो प्रमुख प्रयोजन होता है वो प्रयोजन होता है ए नंबर, यानी कि सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना। और ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना दोस्तों संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन है, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता आ सके और वह उसका लाभ उठा सकें, है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है? बताइए। अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है? एकांगी समाचार, डायरी समाचार, सनसनीखेज समाचार, या फिर गर्म समाचार? कैसे समाचारों में रखा जाता है? 103 का आंसर आपको चयन करना है, बताइए। सभी लोग बताएंगे अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है?
और आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाता है दोस्तों। ये जो समाचार हैं ये कहलाते हैं दोस्तों गर्म समाचार। क्या कहलाते हैं? गर्म समाचार। और डी नंबर जो गर्म समाचार है वो बिल्कुल अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता, आपसे पूछा गया था, आपने बता दिया गर्म समाचार। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई? अच्छा क्वेश्चन है। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? करुण रस को, वात्सल्य रस को, श्रृंगार रस को, या फिर रौद्र रस को? किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? सभी लोग बताएंगे। 104 का उत्तर बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और रसराज की जो संज्ञा दी है वो करुण रस को दी है क्या, वात्सल्य रस को दी है क्या, श्रृंगार या फिर रौद्र रस को? किस रस को दी है रसराज की संज्ञा? और आपने सही बताया है कि सर रसराज की जो संज्ञा दी है वो दी है श्रृंगार को, है ना। और भोजराज ने दी है दोस्तों, ये भी आपको पता होगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। सी नंबर की ओर आपका आंसर चला जाता है ना। अब यहां पर आते हैं, अगले क्वेश्चन है दोस्तों, आ जाइए। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर होते हैं, वर्ग के तृतीय अक्षर होते हैं, कौन होते हैं? बताइए सभी लोग। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है बिल्कुल। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? और राइट आंसर आपका चला जाता है कि सर अनुनासिक व्यंजन की अगर बात करोगे तो अपन ने पढ़े हैं कि वर्ग के जो पंचम अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? अनुनासिक व्यंजन होते हैं, है ना। उत्तर आपने सही बताया है, डी नंबर, और आपका बिल्कुल सही है मुकनद जी, है ना। वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक व्यंजन होते हैं, जैसे दोस्तों यम गणनम ये होते हैं। कौन सा फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं है? फीचर लेखन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। मनोरंजन, शून्य पठनीयता, ज्ञानवर्धन या फिर मार्गदर्शन। तो यहां पर आपका राइट आंसर कौन सा फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं है? फीचर लेखन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? प्रश्न क्रमांक 106। 106 का आंसर आपको बताना है। फीचर लेखन का उद्देश्य कौन सा नहीं है, बताइए। और आपका राइट आंसर चला जाता है, फीचर लेखन का जो उद्देश्य नहीं है वो नहीं है शून्य पठनीयता। शून्य पठनीयता यानी कि बी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। शून्य पठनीयता। रेडियो आलेख लिखते समय किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। तो यहां पर 4 विकल्प हैं। अगर आप एक रेडियो आलेख लिख रहे हैं दोस्तों तो किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये आपको यहां से पूछा गया है। कौन सा शब्द का प्रयोग आप नहीं करोगे निम्न में से बताइए। इनमें से आपको बताना है कौन से शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बातचीत है, निम्नलिखित या फिर था। और रेडियो आलेख लिखते समय किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो वो शब्द है दोस्तों कौन सा? निम्नलिखित। कौन सा है? निम्नलिखित। यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। ये क्योंकि लिखित ये निम्नलिखित वाला नहीं होता, है ना, तो ये डी नंबर आपका सही हो जाता है दोस्तों। शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि रेडियो संचार का श्रव्य माध्यम है। निम्नलिखित का प्रयोग मुद्रण तकनीक में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीवी चैनलों पर कॉमर्शियल ब्रेक से क्या तात्पर्य है दोस्तों? कॉमर्शियल ब्रेक, है ना, मिलते हैं एक कॉमर्शियल ब्रेक के साथ, तो इसका तात्पर्य क्या होता है? फ्रेश न्यूज, विज्ञापन, सॉफ्ट न्यूज या हाई न्यूज, क्या होता है? प्रश्न क्रमांक 108। 108 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करेंगे। टीवी चैनलों पर कॉमर्शियल ब्रेक से क्या तात्पर्य है, ये बताना है आपको। और दोस्तों आपके लिए बहुत ही बढ़िया 2020 टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है ऐप पर, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर। तो रविवार यानी कि कल 2020 टेस्ट सीरीज आपकी होगी, गुरुवार को होती है और रविवार को होती है ना। तो यहां पर टीवी चैनलों पर कॉमर्शियल ब्रेक का होता है दोस्तों अर्थ है क्या होता है? तात्पर्य होता है विज्ञापन से।
विज्ञापन यानी कि बी नंबर आपका विज्ञापन बिल्कुल सही है। टीवी चैनलों पर दोस्तों कॉमर्शियल ब्रेक से तात्पर्य है यह विज्ञापन 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के हो सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के उत्पादों के बारे में बताया जाएगा, है ना। विज्ञापन के संबंध में क्या नैतिक है, 109 का उत्तर आपको बताना है। क्या नैतिक है? शर्त को छोटे टाइप में छापना, भ्रामक चित्र बनाना, अधूरी जानकारी या फिर सही जानकारी। विज्ञापन के संबंध में क्या नैतिक है बताइए। 109 का आंसर आपको चयन करना है। और आपका बिल्कुल सही नैतिक बताना है। शर्त को छोटे टाइपों में छापना, भ्रामक चित्र बनाना, अधूरी जानकारी या फिर सही जानकारी। और बिल्कुल सही आंसर चला जाता है दोस्तों कि विज्ञापन के संबंध में क्या नैतिक है, ये आपसे पूछा गया तो नैतिक अगर पूछा गया तो सही जानकारी, है ना। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। विज्ञापन के संबंध में सही जानकारी देना ही क्या है, नैतिकता है ना। खसखोरा या गुरखाली भाषा क्या है दोस्तों? खसखोरा या गुरखाली भाषा है बताइए। खसखोरा या गुरखाली भाषा है नेपाल की राजभाषा है, गढ़वाल की लोकभाषा है, कुमाऊनी दोस्तों कुमाऊं की साहित्यिक भाषा है, या इनमें से कोई नहीं। खसखोरा या गुरखाली भाषा है। 110 का आंसर आपको बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है कि सर खसखोरा या गुरखाली भाषा है तो क्या है, वो है दोस्तों नेपाल की राजभाषा। नेपाल की क्या है, राजभाषा है, नेपाल की राजभाषा। यानी कि आपका जो एक नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेपाल की राजभाषा, ये खसखोरा या गुरखाली भाषा है नेपाल की राजभाषा। ठीक है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। इस प्रकार से अपन ने कुछ भाषा विज्ञान के प्रश्नों का अध्ययन किया, है ना। और इसी प्रकार से कुछ और भाषा विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। संचार के माध्यमों के भी दोस्तों अपन ने कुछ प्रश्न आपके संचार के माध्यमों के भी पता चल गए, है ना। कभी कभी एक आध दो क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिए जाते हैं, तो एक अनुमान आपको हो जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये सभी परीक्षाओं के मिश्रित क्वेश्चन आपको यहां पर मिल रहे, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी हो, केबीएस हो दोस्तों, है ना, डीएसएसबी हो, चाहे नेट एग्जाम हो, सारे एग्जामों के आपको क्या मिल रहे हैं, एक अच्छे यहां पर अपन को देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन साहित्य में आते हैं, है ना। ऐसे ही क्वेश्चनों को अपन को पढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। और दोस्तों बैच नंबर 3 का टेस्ट सोमवार को होगा, है ना। सोमवार को बैच नंबर 3 का टेस्ट होगा। सभी लोग तैयार रहें, प्रगतिवाद पर टेस्ट होगा। प्रगतिवाद पर आपका टेस्ट होगा बैच नंबर 3 का। ठीक है, तो तैयार रहें, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बढ़ाएं, एक बार रिवीजन कर लें सभी लोग, है ना। आपका प्रगतिवाद जो लाइव क्लास में चलता था वो समाप्त हो गया है दोस्तों, और एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। चतुर्थ बैच स्टार्ट होने वाला है, चौथा बैच स्टार्ट होने वाला है कब, 1 जुलाई से। 1 जुलाई से होने वाला है। तो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो एडमिशन लेकर के आनंद से अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। हरजेश, बीनू जी, है ना, संगीता जी, सभी साथी इसी प्रकार से दोस्तों पढ़ सकते हैं, अपना अध्ययन कर सकते हैं। नीरू जी, हरपाल कौर जी, रानी जी, ठीक है, अनीता विश्वास, मलिक जी, गुंजा जी, रेखा जी, त्रिपाठी, दारसू जी, संध्या गुप्ता जी, है ना। सभी साथी अपने मित्रों तक शेयर करते रहें, अभ्यास करते रहें, अध्ययन करते रहें। लालदास, ज्योति जी, अनीता जी, रामा जी, रीता, डॉली जी, मीनाक्षी जी, दारसू, नेहा चौहान जी, जितने भी हमारे साथी हैं, अध्ययन आपको करना है, निरंतर पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। जितना अभ्यास करोगे उतना ज्यादा अनुभव होता जाएगा। शुभांगी जी, है ना, सविता दलाल जी, मीनाक्षी, लवली ठाकुर जी, चैलेंज वर्ण हैं, सुनीता जी, दारसू जी है, ठीक है, तरणवीर जी, उदय जी। तो अपने बहुत अच्छे से दोस्तों 2020 टेस्ट सीरीज ये बिल्कुल फ्री चल रही है, सभी के लिए चल रही है। ऐप पर सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर आइए, 2020 टेस्ट सीरीज अटेंड करिए हर गुरुवार और हर दोस्तों रविवार को। ठीक है, ये आपके लिए लॉन्च की गई। और दोस्तों आपके लिए टीजीटी, पीजीटी के मॉडल पेपर लॉन्च किए गए। हिंदी व्याकरण प्लस साहित्य का कोर्स भी लॉन्च किया गया, है ना। 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई। तो जिन भी साथियों को जिसमें भी एडमिशन लेना है, जो आपके लिए लगता है, वो आराम से दोस्तों एडमिशन लीजिए, टेस्ट लगाइए, है ना, और आगे बढ़ते जाइए, है ना।
ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को धन्यवाद। थर्ड बैच का टेस्ट होगा दोस्तों प्रगतिवाद का सोमवार को, ठीक है, सोमवार को आप लोग एक बार रिवीजन कर लें, अध्ययन कर लें अच्छे से और फिर प्रगतिवाद को पढ़ें, है ना, बहुत अच्छा। और आगे बढ़ते रहें, ज्ञानेश, अमित जी, पुष्पेंद्र, सोनिया जी, मीनू जी, वेरी गुड, लाल दास जी, धन्यवाद सभी साथियों को दोस्तों, ठीक है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।